हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी मेडिवल इंडिया की सीरीज का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ अंडर द मुगल्स। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं, कुछ बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में, पैटर्न के बारे में, पैटर्न ऑफ विलेज लाइफ और मासेस के बारे में। देखिए यूरोपियन ट्रैवलर्स रैल्फ फिच जो हमारे भारत में आए थे 16 सेंचुरी के एंड में, बात कहते हैं कि बनारस जो था, द पीपल गो नेक्ड सेव अ लिटिल क्लॉथ बाउंड अबाउट देयर मिडल। डू लेट ने लिखा है कि जो लेबर्स थे उनके पास सफिशिएंट कपड़े थे अपने आप को जो है वो गर्म रखने के लिए विंटर्स के टाइम पे। हालांकि फिच ने ऑब्जर्व करा कि विंटर में विच इज इन आर में द मैन वेयर क्विल्टेड गाउन्स ऑफ कॉटन एंड क्विल्टेड कैप्स। निकेतन ने ऑब्जर्व करा कि जो लोग थे डेक्कन के वो नंगे पैर चलते थे, और जो मॉडर्न ऑथर मोरलैंड है वो बात कहते हैं कि ही डिड नॉट फाइंड अ शू मेंशन एनीवेयर नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में एक्सेप्ट बे ऑफ बंगाल इन्होंने कहीं पे भी जूते नहीं देखे, है ना, क्योंकि लेदर काफी महंगी हुआ करती थी। जो मिट्टी के घर हुआ करते थे इसमें विल्जर्स रहते थे, वो इतने डिफरेंट नहीं थे जो जो आज हैं, उनसे कुछ खास डिफरेंट नहीं थे, और ये हार्डली कोई भी फर्नीचर होता था एक्सेप्ट कोट्स एंड बैम्बू मैट्स के सिवा। अर्देन मतलब मिट्टी के ये आपका यूटेंसिल्स बने होते थे, है ना, जो आपका विलेज पॉटर बनाता था। कॉपर और मेल्टल प्लेट्स वगैरह होती थी, यूटेंसिल्स वगैरह एक्सपेंसिव थे और जनरली गरीब लोग इनको यूज नहीं करते थे। अगर हम खाने की बात करें तो चावल हो गया, मिलेट हो गई, दालें हो गई, है ना, ये सबको जो है खिचड़ी जिसको नहीं बोलते सब मिला जुला के, तो यहाँ पे खिचड़ी को फॉर्म करती थी। यहाँ पे स्टेपल क्रॉप ये होता था, उसके साथ कुछ मछली, लोग मछली खाते थे बंगाल में जो आज भी खाते हैं, और मीट वगैरह आपको सदर्न पेनिनसुला में मिलता। नॉर्थ इंडिया में चपातीस मतलब रोटी वगैरह आटे की बनती थी, है ना, और या कोर्स ग्रेन की बनती थी, इसमें दाल वगैरह या हरी सब्जियां वगैरह काफी कॉमन थी। ऑर्डिनरी लोग जो थे, कहा जाता है कि मेन मील जो है इवनिंग में खाया करते थे, और दाल वगैरह को च्यू करते थे या दूसरे कुछ जो है पार्ट्स करते थे ग्रेन को इन अ डे। घी और ऑयल की बात करें तो ये काफी सस्ता हुआ करता था, है ना, फूड ग्रेन से ज्यादा सस्ता हुआ करता था उस समय, जो आज महंगा है। seem to have been a staple a part of the poor man's food, बट सॉल्ट एंड शुगर जो थे वो ज्यादा एक्सपेंसिव थे उस वक्त। दस वाइल पीपल हैड लेस क्लोथ्स, है ना, लोगों के जो है वो कपड़े जरूर कम थे पहनने के लिए, शूज बहुत महंगे थे, बट ये जो है वो खाते बढ़िया थे। विद मोर ग्रेजिंग लैंड, है ना, ये चराने वाली जो जमीन ज्यादा थी, तो ये जो है वो ज्यादा केटल भी रखते थे, है ना, ज्यादा दूध मिलता था और ज्यादा दूध के प्रोडक्ट्स भी मिलते थे। ये सफिशिएंट है यहाँ पे डिटरमाइन करना इनकम काफी लार्ज मासेस ऑफ द पीजेंट्स की इन रियल टर्म्स। पैसे के लिए हार्डली ये ट्रांजैक्शन होता था विलेजेस में, और जो विलेज आर्टिशन थे वो जो है सर्विसेज देके अपना जो है वो चुकता करते थे पैसा, बाय मीन्स ऑफ कमोडिटीज भी देते थे और फिक्स बाय कस्टम। इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट द एवरेज साइज ऑफ द होल्डिंग ऑफ अ पीजेंट। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो हमें ये बताती है कि ग्रेट डील जो है इनइक्वालिटी की थी विलेजेस में। जिनके पास लैंड नहीं थी, लैंडलेस पीजेंट्स और लेबरर्स वगैरह, वो आपका अनटचेबल या फिर कामिन जो है वो क्लास से बिलोंग करते थे। जब भी कोई सूखा पड़ता था तो फेमिन्स वर फ्रीक्वेंट, हम जानते हैं कि वहां पे भुखमरी काफी फ्रीक्वेंट थी, और ये पीजेंट्स की क्लास था, और विलेज आर्टिशन थे जो सबसे ज्यादा सफर करते थे। पीजेंट जिनके पास लैंड थी, दे टिल्ड वर कॉल्ड खुदकश, है ना, ये जो लैंड टिल्ड करते थे उनको खुदकश बोलते थे। ये पे करते थे लैंड रेवेन्यू कस्टमरी रेट्स पे। कुछ इनमें से जो है इनके पास कई सारे प्लाव थे, ब्लॉक्स थे, है ना, which they let out to the poorer brethren, the tenants and the muzarin who generally paid land revenue at the higher rate। ये लैंड रेवेन्यू भी काफी हायर रेट का देते थे। ये सारे जो दोनों ग्रुप्स थे वो लार्जेस्ट सेक्शन हुआ करते थे अमंग द कल्टिवेटर्स इन द विलेज। अब जो खुदकश थे, इनके पास टिलिंग वाली लैंड थी, है ना, हु क्लेम टू बी ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ द विलेज ऑफन बिलोंग टू अ सिंगल डोमिनेंट कास्ट, या फिर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। इन सारी जो कास्ट थी, नॉट ये ना ही सिर्फ डोमिनेट करती थी विलेज सोसाइटी को, बल्कि एक्सप्लॉइट भी करती थी दूसरों को, मतलब जैसे कि गरीब वाला सेक्शन जो था, और बदले में ये ऑफन एक्सप्लॉइट करे जाते थे जमींदार्स के द्वारा। इंडिया के पास एक अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, इसमें कल्टीवेशन बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का होता है, जैसे कि वीट, राइस, ग्राम, बार्ले, पल्सेस, बाजरा वगैरह, एंड साथ ही साथ क्रॉप्स का भी होता है जिसको यूज करा जाता है मैन्युफैक्चर के लिए, और ये प्रोसेस भी होता है लोकली। ये सब कॉटन है, इंडिगो है, चाय मतलब रेड डाई होती है,
शुगर केन है, ऑयल सीड्स वगैरह होते थे। ये सारे क्रॉप्स जो है वो लैंड रेवेन्यू को पे करते थे हायर रेट पे और हायर पेड होते थे कैश में। हेंस ये ऑफन इनको कैश क्रॉप्स या फिर सुपीरियर क्रॉप्स भी कहा जाता है। पीजेंट्स ना ही सिर्फ शिफ्ट करते थे अपना कल्टीवेशन एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप पे डिपेंड करता था प्राइजेस पे, बट साथ ही साथ विल करते थे अडॉप्ट करने के लिए नए क्रॉप्स को भी, है ना। इफ ही फाउंड इट प्रॉफिटेबल टू, अगर कोई इस दूसरे क्रॉप्स में फायदा इनको नजर आता था तो दूसरा क्रॉप भी अडॉप्ट कर लेते थे। जैसे कि आपका कुछ 17वीं सेंचुरी में दो नए तरह के क्रॉप ऐड करे गए थे, टोबैको और मेज। टोबैको कौन लेकर आया था, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सिल्क एंड टस्सार कल्टीवेशन काफी फैल गया था बंगाल में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, एंड देयर वाज नो नीड टू इंपोर्ट द सिल्क फ्रॉम चाइना, और ये ऐसा वक्त था जब चाइना से सिल्क को इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं बची थी। अडॉप्शन यहाँ पे पोटैटोज का और रेड चिलीज का भी हुआ था 18वीं सेंचुरी में। मुगल स्टेट ने प्रोवाइड करा इंसेंटिव्स और लोन्स वगैरह, लोन मतलब टक्कावी वगैरह पीजेंट्स को, ताकि वो अपना कल्टीवेशन और फैला सकें। ऑल्दो यहाँ पे कोई भी नया एग्रीकल्चर टेक्निक्स नहीं इंट्रोड्यूस करी गई थी, और मेडिवल टाइम में जो पीजेंट्स वगैरह थे वो डिस्पोजेस नहीं थे अपनी लैंड से, जब तक के लिए वो लैंड रेवेन्यू देते थे तब तक उनको वहां से कोई हटा नहीं सकता था। ये अपना सेल भी कर सकते थे अपनी लैंड को, अगर ये मतलब कोई ऐसा खरीदार पाए, है ना, एंड अगर बाकी सारी कम्युनिटी कोई ऑब्जेक्शन ना करे तो। इसके बच्चे वगैरह इनहेरिटेड होते थे इसके लैंड के लिए एज अ मैटर ऑफ राइट आफ्टर हिज डेथ। स्टेट ड्यूज काफी हैवी हुआ करते थे। हालांकि सारे पीजेंट जो है वो लो लेवल पे नहीं रहते थे। रेजिडेंट कल्टीवेटर्स मतलब जो खुद कश थे, इनके पास जनरली ज्यादा लैंड थी कल्टीवेट करने के लिए, और कुछ छोटा ही सेक्शन था, है ना, उनमें से जिसके पास लार्ज एरियाज लैंड होती थी और कई सारे प्लाउज वगैरह होते थे, ऑक्सन होते थे कल्टीवेशन के लिए। दे कुड ऑल्सो लेट आउट अ पार्ट ऑफ लैंड टू ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स, जिन्हें हम लोग मुजारियन बोलते हैं। प्रॉफिटेबल टर्म्स पे ये अपनी लैंड इनको दे दिया करते थे। ये सारे सेक्शंस और विलेज जमींदार जो है कुड एंड डिड इन्वेस्ट इन द एक्सपेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द कल्टीवेशन। एज फार एज सिटीज आर कंसर्न, जब तक के लिए हम बात करें शहरों की, तो लार्जेस्ट सेक्शन में गरीब रहते थे, आर्टिशन, सर्वेंट, स्लेव्स, सोल्जर्स और मैनुअल वर्कर्स वगैरह। वुडलैंड ने लिखा है इन द अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ड्यूरिंग द पीरियड यहाँ पे बहुत ही कम चेंज हुआ था रियल वेजेस में वर्कर्स की। दे आर मोर बैलेंस डाइट बट क्लोथ्स, ओके, एंड sugar etc were more expensive. Moreland concluded from this that conditions of the Indian people had not worsened under the British rule. फिर बात करेंगे हम यहाँ पे रूलिंग क्लासेस की, नोबल्स और जमींदार्स की। तो बाबर एक टर्क था, आप जानते हैं। मुगल रूलर्स ने कभी भी फॉलो नहीं करी है कोई नैरो रेसिस्ट पॉलिसी। टसल जो था मुगल्स और अफगान्स के बीच में, वो बिहार में, बंगाल में रहा, इवन अकबर के अंडर भी रहा, बट फ्रॉम टाइम ऑफ जहांगीर ज्यादातर अफगान जो है वो रिक्रूट करे जाने लगे नोबिलिटी में। इंडियन मुस्लिम्स को, जो मतलब हुवर कॉल्ड शेख जादास या हिंदुस्तानी, ये भी सर्विस में आने लगे। नोबेलिटी में रेगुलर बेसिस पे लार्जेस्ट सेक्शन जो था उनमें से आपके राजपूत से। एट फर्स्ट अमंग राजपूत जो कच्छावास थे वो ज्यादा डोमिनेट करते थे। राजा मान सिंह और राजा बीरबल ये एक पर्सनल फ्रेंड्स हुआ करते थे और बून कैंपेन्स थे अकबर के। और वाइल द स्फेयर्स ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ये दादा राजा तोदर माई के बेसिस पे होता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी रेवेन्यू सिस्टम्स हैं सब पीछे वाले चैप्टर में हैं, तो प्लीज पूरा कंटिन्यू करते आइएगा, तब आपको स्टोरी की तरह सब कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने पुराने मेरे चैप्टर्स देखे हैं तो प्लीज मुझे बताइए कि अकबर के फेवरेट फ्रेंड थे राजा बीरबल, उनकी डेथ कहाँ पे हुई थी। राजपूत जो कि रिक्रूट हुए हैं नोबिलिटी में, वो या ही हेरिडिटरी राजा हुआ करते थे और या तो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब अमीर होना बहुत जरूरी था। कई सारे कायस्थ वगैरह, खत्री वगैरह को एम्प्लॉय करते थे कई सारे लेवल्स पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। नोबिलिटी ने काफी ज्यादा कंसिडरेबल मेजर लिए स्टेबिलिटी के जहांगीर और शाहजहां की रेन के टाइम पे। जो पोर्शन था अफगान का, इंडियन मुस्लिम मतलब जिसे हिंदुस्तानीज बोलते थे, और हिंदूज का नोबिलिटी में ये बढ़ता गया, और एक नया सेक्शन हिंदूज के भीतर जो है नोबिलिटी में जो आया इस पीरियड में वो थे मराठास। जहांगीर वो पहला मोनार्क था जिसने रियलाइज करा कि मराठास जो है हब ऑफ अफेयर्स हैं डेक्कन में, और कोशिश करी कि इनको जीत सके इनकी साइड। पॉलिसी कंटिन्यू करी गई शाहजहां के द्वारा, और मराठा सरदार्स में जो सर्व करते थे शाहजहां को, वो बॉस शाहजी थे, है ना, ये फादर थे शिवाजी के। दो ये जल्दी डिफेक्ट हो गए। औरंगजेब ने अपना सर्विस दी कई सारे मराठास को और डक्कनी मुस्लिम्स को। मराठास ने फॉर्म करा मोर देन हाफ ड्यूरिंग औरंगजेब रेन, और औरंगजेब की रेन में ये करीब आधे से ज्यादा हुआ करते थे। ऑल्दो जो मुस्लिम सॉरी मुगल नोबल्स थे, इन्होंने एक्सट्रीमली हाई सैलरीज पाते थे, एक्सपेंसेस वगैरह उनके काफी हाई थे, और कई सारे मेंटेन करते थे बहुत लार्ज हरम, औरतों के लिए हरम हुआ करता था।
यहाँ औरतें रहती थी, नॉर्मल स्टेटस था ये मैन का उस समय, और प्रेजेंट्स वगैरह एम्परर को दिए जाते थे साल में 2 बार, नोबल्स वगैरह भी प्रेजेंट लेते थे एम्परर से बदले में। अबू फजल ने एडवाइस करा नोबल्स को टू इन्वेस्ट a little in commercial speculation and engage in remunerative undertaking. Although usury was condemned by Islamic laws, अबुल फजल ने कहा नोबल्स को कि तुम हेजिटेट ना हो इन्वेस्ट करने से मनी को कहीं पे इंटरेस्ट पे, thus reflecting contemporary values. इंग्लिश फैक्टर जो कि सूरत का था वो रिमार्क करा था, 1614 में, दैट लार्ज एंड स्मॉल आर मर्चेंट्स, एक ल्योर पैसों के लिए, कॉमर्स से, है ना, ये ऐसी स्टेज पे पहुंच गया था कि इवन जो चीफ काजी था औरंगजेब का, है ना, वो भी बहुत पैसा लेने लगा था, और ये जो है समझ लीजिए सही नहीं कर रहा था, एंड ट्राइड टू कंसील फ्रॉम द एम्परर सिंस लैंड लॉस वाज इट्स मेन सोर्स ऑफ इनकम। लैंड लॉस उस समय हालांकि मेन सोर्स हुआ करते थे इनकम के, तो इट हैड डेवलप्ड मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, है ना, इट वाज आल्सो बिकमिंग मोर कॉमर्स एंड मनी माइंडेड, सब जो है मनी माइंडेड बन रहे थे, पैसे की तरफ भागना शुरू कर दिया था। रैपिड ग्रोथ हो रही थी नंबर ऑफ नोबिलिटी में 17th सेंचुरी में, टेंशन्स वगैरह कई सारे ग्रुप्स में, इंडिविजुअल सेक्शंस में बढ़ने लगी थी, इसकी वजह से जागीरदारी सिस्टम का में की वर्की में क्राइसिस देखने को मिली थी, इसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आया हुआ था। इनडिसिप्लिन थी, यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं थी नोबिलिटी की, है ना, और ये अगर हम डिसिप्लिन और प्रॉपर फंक्शनिंग की बात करें नोबिलिटी की, तो वो औरंगजेब के टाइम पे बढ़िया से रही है। जमींदार और रूरल जेंट्री की बात करते हैं। ट्रेडिशन जो था वो ये था कि सिर्फ कोई मतलब दैट एनीवन, कोई भी, है ना, हु फर्स्ट ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन वाज कंसीडर्ड इट्स ओनर, जो बंदा पहली बार जमीन कल्टीवेशन के अंदर लाया था उसे ओनर उसका कहते थे। जमींदार का सेक्शन के पास हेरिडेटरी राइट होते थे कलेक्ट करने के लिए लैंड रेवेन्यू को कई सारे विलेजेस से, इसको हम लोग तालुका या फिर जमींदारी बोलते हैं। जमींदार ओनर नहीं होते थे सारी लैंड के जिसमें आपका जमींदारी उसकी हो, पीजेंट्स वगैरह जो एक्चुअली कल्टीवेट करते थे लैंड को, ये डिस्पोजेस नहीं करे जा सकते थे, लैंड से आप नहीं निकाल सकते हो जब तक के लिए लैंड रेवेन्यू देंगे। राजास को भी यहाँ पे जमींदार कहे जाते थे पर्शियन राइटर्स के द्वारा, ताकि एम्फेसाइज ये लोग डाल सकें अपने सबऑर्डिनेट स्टेटस पे, बट इनकी जो पोजीशन थी वो सुपीरियर थी जमींदार से, है ना, जो कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू। मतलब समझ रहे हो आप, राजा को भी यहाँ पे जमींदार कहा जाता था, ठीक है, राजा को भी जमींदार कहते थे, बट जो ओरिजिनल जमींदार होते थे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उससे इनकी पोजीशन काफी ऊपर होती थी, और इनको कौन बोलता था, पर्शियन राइटर्स बोला करते थे। दस मेडिवल सोसाइटी, इसमें क्या आपका रूरल सोसाइटी भी है, वो हाईली सेगमेंटेड थी या हायरार्किल थी। जमींदार राजा चीफ वगैरह के खुद के आर्म फोर्सेस थे, और जनरली ये फोर्ट्स में रहते थे, गारहीस में रहते थे, है ना, विच वॉज बोथ द पैलेस ऑफ रिफ्यूजी एंड अ स्टेटस सिंबल। कंबाइंड फोर्सेस इन सारे सेक्शंस की इसे जमींदार बोलते थे मेडिवल सोर्सेज में, ये काफी कंसिडरेबल है। जमींदार जनरली काफी इनके क्लोज कनेक्शन होते थे कास्ट के, क्लैन के, ट्राइबल बेसिस पे विद द पीजेंट सेटल इन देयर जमींदारीज। अब मिडिल स्ट्रेटा की बात करूं तो देखिए फ्रेंच मैन जो बर्नियर है, इन्होंने कहा कि हमारे भारत में, इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मिडिल स्ट्रेटा नहीं था, ऐसा पर्सन जो एक्सट्रीमली या तो फिर अमीर हुआ करता था, या फिर जो एक्सट्रीमली पर्सन वाज इधर एक्सट्रीमली रिच, या तो कोई बहुत अमीर था या तो कोई बहुत गरीब था, है ना, तो ये पॉसिबल है नहीं एग्री करने से स्टेटमेंट के साथ में। इफ द मिडिल क्लास मीन्स ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स, तो इंडिया के पास कई सारे रिच ट्रेडर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स थे, और कुछ इनमें से जो है रिचेस्ट मर्चेंट भी थे पूरे वर्ल्ड के उस वक्त। ये सारे मर्चेंट जो है इनके पास राइट्स थे ट्रेडिशन को लेकर, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बट इनके पास, बट दे डिड नॉट हैव द राइट टू एडमिनिस्टर एनी लॉ ऑफ द टाउन। ऐसे राइट्स वगैरह अक्वायर्ड करे गए यूरोप में बाय द मर्चेंट्स इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ही मिलते थे उनको वहां यूरोप में। साथ ही साथ ये राइट्स जो है वो टेंडेड थे टू बी अब्राइज्ड whenever strong territorial states grow up as in France and the Britain. If by middle strata is meant a section whose standard of living was between the rich and the poor, तो ऐसे सेक्शन वो काफी ज्यादा थे मुगल इंडिया में, तो आप ऐसा तो कह ही नहीं सकते हो कि मिडिल स्ट्रेटा था नहीं, था तो था। क्लास ऑफ प्रोफेशनल को यहाँ पे हकीम्स बोलते थे, वाइल जो पेटी ऑफिशियल, छोटे छोटे ऑफिशियल, जनरली इनको कैश में पे कराया जाता था, इनकी इनकम जो थी वो सप्लीमेंट होती थी बाय करप्शन, कई सारे दूसरे तरीकों से भी, स्पेशली स्कॉलर्स, रिलीजियस डिवाइंस वगैरह इनको ग्रांट करते थे कुछ ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड भी मेंटेनेंस के लिए। ऐसी ग्रांट को कहते थे मददे माश मुगल टर्मिनोलॉजी में, या फिर शासन राजस्थान में, ठीक है। जो मिडिल स्ट्रेटा था इसमें कोई क्लास नहीं था, इंटरेस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के थे वो डिफरेंट थे। दे वर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिलीजियस ग्रुप्स एंड द कास्ट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करूं तो इंडियन ट्रेडिंग क्लास काफी ज्यादा थे, कुछ स्पेशलाइज जो कि लॉन्ग डिस्टेंस में थे, इंटर रीजनल ट्रेड होता था, कुछ लोकल और रिटेल ट्रेड होता था,
जो आपका लोकल था उसे हम लोग यहाँ पे सेठ बोलते हैं, बोहरा बोलते हैं, मोदी बोलते हैं, लोकल ट्रेडर्स को, ठीक है। वाइल जो हमारे क्या कहते हैं रिटेल वगैरह वाला मामला है, आई एम सो सॉरी, मतलब जैसे कि जो आपका इंटर रीजनल ट्रेड होता था, इंटर रीजनल ट्रेड होता था, इसको हम लोग यहाँ पे सेठ, बोरा और मोदी बोलते थे। वही जगह जो लोकल होता था रिटेल ट्रेड, उसको हम लोग बियो पैरिस या फिर बनिक बोलते थे, ठीक है। सॉरी सॉरी, वो थोड़ा स्टार्टिंग में गलत हो गया था। साथ ही साथ इन एडिशन टू रिटेलिंग गुड्स, जो बनिक थे ये खुद के जो है एजेंट्स हुआ करते थे इन द विलेजेस एंड टाउन्स, एंड जिनकी मदद से परचेज करते थे फूड ग्रेन्स और क्रॉप्स को अपने एजेंट्स की मदद से। वाह, यहाँ पे एक स्पेशल क्लास ट्रेडर्स का भी था जिसे हम लोग बंजारा बोलते थे। ये क्वेश्चन भी आया है, आई थिंक 2017 में आया था। जो काफी स्पेशलाइज थे, बहुत ज्यादा गुड्स को कैरी करने में, ना कैरिंग बल्क गुड्स, बहुत भारी सामान उठा सकते थे, है ना। तो ये आया था कि वो बंजारास मर्चेंट्स और समथिंग समथिंग। बंजारास जो है वो यूज करते थे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाते थे, कभी कभी थाउजेंड्स ऑफ ऑक्सन कैरिंग फूड ग्रेन्स, पल्सेस, घी, सॉल्ट, है ना। बहुत सारे जो है कभी कभी था कि भाई जो है कैरी करके बहुत दूर दूर तक जा रहे हैं सामान को, बंजारा। Rather expensive, the more expensive goods such as textiles, silk, etc. were laden on the chemicals and mules or in carts. But it was cheaper to move bulk goods through the rivers on boats, है ना। ये सस्ता पड़ता था कि भारी सामान जो है वो अगर बोट से लेके जा रहे हो, नदियों के होते हुए, नदियों से। बोट ट्रैफिक वाटरवेज पे, कोस्टल ट्रेड पे और साथ ही साथ शी शोर पे वो काफी हाईली डेवलप थी तब तक के लिए। बंगाल एक्सपोर्ट करता था शुगर और राइस एज वेल एज डेलिकेट मसलिन और सिल्क, और जो कोस्ट कोरोमंडल का था ये काफी ज्यादा सेंटर बनता था टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए। सिल्क जिसे पटोला बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, विद बुरहानपुर एंड आगरा वगैरह जो है वो नोडल पॉइंट थे ट्रेड के। ये रिसीव करता था फूड ग्रेन्स और सिल्क बंगाल से, और साथ ही साथ इंपोर्ट भी करता था पेपर को मालाबार से। जो मूवमेंट था इन सारी गुड्स का वो पॉसिबल हुआ बाय कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जो कि आपका होलसेलर्स को मर्चेंट के साथ लिंक करता था रीजनल और लोकल लेवल पे, थ्रू एजेंट्स मतलब कि गुमाश शतास, या फिर कमीशन एजेंट्स मतलब दलाल्स। जो गुड्स का मूवमेंट था उसे फैसिलिटेट करा जाता था ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम से, है ना। जो इजी ट्रांसमिशन मनी वगैरह का होता था एक पार्ट से दूसरी पार्ट ऑफ द कंट्री में, ये करते थे यूज करके हुंडीज का। हुंडी क्या होती है? हुंडी एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जो कि पेबल होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ डिस्काउंट, ठीक है। एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, मान लो इसने इससे इसको, ठीक है, और उसके बाद इसका मतलब क्या है कि हम तुम्हें कुछ वक्त के बाद पैसा देंगे, ठीक है। एक वैल्यू उसकी होती थी, डिस्काउंट पे देंगे। अब क्या है, द हुंडीज ऑफन इंक्लूडेड इंश्योरेंस, हुंडीज में इंश्योरेंस भी होता था, विच वाज चार्ज एट डिफरेंट रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, है ना। गुड्स की वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट रेट से इंश्योरेंस चार्ज होता था कि गुड्स कैसा है, डेजिग्नेशन कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, इस बेसिस पे इंश्योरेंस होता था। सराफ मतलब श्रॉफ भी कहते हैं, जो काफी चार्ज करने में जो स्पेशलाइज थे इन चेंजिंग मनी, ये स्पेशलाइज से डील करने में हुंडीज के साथ भी। इन द प्रोसेस ये एक्ट करते थे प्राइवेट बैंक्स के तौर पे, ये अपना पैसा रखते थे नोबल्स के साथ में, सॉरी एक मिनट, इन द प्रोसेस दे आल्सो एडेड द प्राइवेट बैंक्स, दे केप्ट मनी इन डिपॉजिट फ्रॉम नोबल्स, नोबल्स का पैसा अपने पास रखते थे और इसे लेंट भी करते थे, ना, उधार भी देते थे लोगों को। बाय मींस ऑफ हुंडीज ये क्रिएट करते थे क्रेडिट को विच सप्लीमेंटेड द मनी ऑफ सर्कुलेशन, जैसे आज बैंक करते हैं उस तरह से। सिंस मर्चेंट जो है वो could cash his हुंडी after he has sold his good at the point of his destination, ठीक है। मर्चेंट क्या कर सकता था, अपनी हुंडी को कैश में कन्वर्ट करा सकता था, ठीक है, जब वो अपना गुड बेच दे और गुड वहां डेस्टिनेशन में पहुंच जाए। दस जो पैसे का जो मूवमेंट है विच वॉज ऑलवेज अ रिस्की एंटरप्राइज कुड बी रिड्यूस, है ना। ये पैसे का मूवमेंट यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, रिस्क कम हुआ, स्पेशली जब रिच ट्रेडर जैसे कि विरजी वोरा वगैरह, है ना, इन्होंने सेटअप करे एजेंसी हाउसेस कई सारे पार्ट ऑफ इंडिया में, साथ ही साथ वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में। तो उसके बाद कुछ पैसे का जो डर था, फियर था, थोड़ा कम होने लगा। ट्रेडिंग कम्युनिटी हमारे भारत में ये कास्ट या रिलीजन से नहीं बिलोंग करती थी। गुजराती मर्चेंट्स में आपका हिंदूज थे, जैन थे, मुस्लिम थे, जो ज़्यादा मोस्टली बोहराज हुआ करते थे। और राजस्थान में ओसवाल, महेश्वरीज और अग्रवाल वगैरह जो है वो मारवाड़ीज कहलाने लगे। ओवरलैंड ट्रेड जो सेंट्रल एशिया का था वो आपका मुल्तानीज के हाथ में था, अफगान्स के हाथ में था और खत्रीज के हाथ में था। चेतीस जो कि कोरोमंडल कोस्ट के थे और मुस्लिम मर्चेंट जो कि मालाबार के थे, दोनों इंडियन और अरब में फॉर्म करा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी साउथ इंडिया की। वीर जी वोरा डोमिनेट करते थे सूरत ट्रेड को, कई सारे डिकेट्स तक इन्होंने करा भी। और मलाई चेट्टी कोरोमंडल कोस्ट का, कश्ती विरन्ना और सुनकर राम चेट्टी ये डिप्यूटेड थे टू बी एक्सट्रीमली वेल्दी। जहांगीर के ऑर्डिनेंसेस जो थे इसमें आपका प्रोविजन ये भी थी कि अगर कोई भी, भले वो बिलीव करता हो या बिलीवर अनबिलीवर हो या फिर मुसलमान हो, शुड डाई हिज प्रॉस्पेरिटी एंड अफेक्ट
शुड बी लेफ्ट फॉर हिज हेयर्स एंड नो वन शुड इंटरफेयर विद हिम, है ना। मतलब मान लीजिए चाहे वो जो भी बंदा हो, हाँ, अगर वो मर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉस्पेरिटी मैंने बोला, सॉरी, ये जो प्रॉपर्टी है उसकी, है ना, ये जो है वो उसे स्टेट्स नहीं लेगी, उसे उसके मतलब हेयर को दे दी जाएगी, है ना, लीगल हेयर को। इफ ही शुड हैव नो हेयर, अगर इसका मतलब कोई बच्चा नहीं है, जिसका ये कोई हकदार नहीं है प्रॉपर्टी का, तो अपॉइंट करेगा ये इंस्पेक्टर और सेपरेट गार्जियंस इस प्रॉपर्टी को गार्ड करने के लिए, ताकि इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपेंड हो लॉफुल एक्सपेंडिचर के लिए, जैसे कि आपका कि कोई मस्जिद बनाने के लिए, सनाया बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, कोई ब्रोकन ब्रिज को, या फिर कोई टैंक वगैरह को, या वेल वगैरह को डिग करने के लिए। हर एक कम्युनिटी जो मर्चेंट्स की थी, उसका लीडर था, या फिर आप कह सकते हो नगर सेठ हुआ करता था, जो यहाँ पे इंटरसीड करता था लोकल ऑफिशियल के साथ में उसके बिहाफ पे। हमारे पास कुछ इंस्टेंसेस स्ट्राइक्स के नहीं, मतलब हड़ताल वगैरह, स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होती थी बाय मर्चेंट्स इन अहमदाबाद एंड एल्सवेयर, है ना। एक सेकेंड, सो सॉरी, एक सेकेंड, हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, वी डू हैव इंस्टेंसेस ऑफ स्ट्राइक्स बाय मर्चेंट्स इन अहमदाबाद, है ना। अहमदाबाद में मर्चेंट यहाँ स्ट्राइक करते थे, गांधी जी वाले में याद है, अहमदाबाद से शुरू हुआ था, क्या था वो पहला, अहमदाबाद एंड एल्सवेयर, टू स्ट्रेस देयर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए यहाँ पे स्ट्राइक्स भी देखने को मिली हैं। हमने ये भी नोटिस करा है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट था मेंबर्स ऑफ मुगल रॉयल फैमिली का और प्रोमिनेंट नोबल्स वगैरह के भी, जैसे कि मीर जुमरा वगैरह का ट्रेड में। अब देखिए रोड सेसेस वगैरह या राहदारी वगैरह ये भी इलीगल कर दी गई थी, दो ये कंटिन्यू रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं बाय लोकल राजा, इनको कलेक्ट करते थे कुछ लोकल राजा। मुगल्स ने सिल्वर रुपीस को मिंट करा है, काफी हाई प्योरिटी के थे, और इनकी जो मिंट्स थी वो पूरे एम्पायर में फैली हुई थी। कोई भी ट्रेडर जो है वो कैरी कर सकता था सिल्वर को, है ना, रॉयल मिंट ले जाता और कॉइन बदले में ले लेता ऑन पेमेंट ऑफ बट्टा, मतलब डिस्काउंट पे। सैलरी जो स्टैंडिंग आर्मी की थी एज वेल एज कई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल की थी, बट नोबल्स की नहीं, है ना। तो इन सब की दी जाती थी कैश में, और ज़ाब्ती सिस्टम के अंदर लैंड रेवेन्यू वो एक्सेस करते थे, रिक्वायर करते थे कि वो कैश में पे करा जाए। इवन जब पीजेंट जो थे उनको दिया जाता था ऑप्शन चूज करने का दूसरे मेथड्स को असेसमेंट के, जैसे कि क्रॉप शेयरिंग, शेयर ऑफ द स्टेट वॉज जनरली सोल्ड इन द विलेजेस विद द हेल्प ऑफ ग्रेन डीलर्स, है ना। ये एस्टिमेट करा गया कि 20% जो रूरल प्रोड्यूस का है वो मार्केटेड कराया जाता था, मार्केट में लाया जाता था। रैल्फ फिच के अनुसार आगरा, फतेहपुर सिकरी काफी बड़े थे, है ना, लंदन से भी बड़े थे, और ये बिगेस्ट टाउन थे एक तरह से, मतलब आप कह सकते हो जैसे कि लंदन बिगेस्ट टाउन है तो उससे भी बड़े थे। मॉन्सरेट जो कि एक जिसुइट प्रीस्ट हुआ करते थे, याद है आपको अकबर की पोर्ट में अकबर ने इनको बुलाया था, वो कहते हैं कि लाहौर वो सेकंड था, समझ लीजिए सेकंड ऑफ नन अदर सिटीज इन यूरोप और एशिया, ना, यूरोप और एशिया इतना बड़ा होगा। अहमदाबाद जो है वो एक लंदन के बराबर था, एज इट्स सिटीज इन द यूरोप और एशिया के बराबर नहीं होगा, मतलब यूरोप और एशिया की सिटीज से कम क्या होगा। अहमदाबाद वो कह सकते हैं आपकी लंदन के बराबर था, एंड सबर्ब्स, एंड पटना हैड अ पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख, है ना, लार्ज साइज बाय स्टैंडर्ड ऑफ दोस टाइम, है ना, बहुत बड़ी, 2 लाख की पॉपुलेशन पटना में। दोनों ही अकबर और औरंगजेब डीपली इंटरेस्टेड थे मैन्युफैक्चर करने में गन्स को, हर तरह की, जिसमें आपका मोबाइल गन्स थी, एंड उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए थे इंप्रूव करने के लिए इसका प्रोडक्शन। इंडियन स्टील सॉर्ड्स वगैरह भी काफ़ी डिमांड में थी इंडिया के बाहर, और 1651 की बात है जब शाहजहां ने इनिशिएट करा एक प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए सी गोइंग वेसल्स को, और 4 से लेकर 6 शिप्स को जो है बिल्ड कराया जाता था हर साल फॉर वॉयजेस इन द वेस्ट एशिया। इन द फॉलोइंग ईयर शिप 6 ships were put into commission. This was part of shipbuilding program of many wealthy merchants and the nobles. फॉरेन ट्रेड और यूरोपियन ट्रेडर्स की बताऊं तो एडन से लेके एचएन तक, फ्रॉम हेड टू फुट, हर इंसान जो था वो क्लोथ था इंडियन टेक्सटाइल में। एक लौता जो आर्टिकल जो इंडिया नीड करती थी इंपोर्ट करने के लिए, वो कुछ मेटल्स थे, जैसे कि टिन कॉपर प्रोडक्शन ऑफ विच वॉज इनसफिशियंट, ठीक है, टिन और कॉपर इंपोर्ट करती थी, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन था वो इनसफिशियंट था, क्योंकि टिन यूज करते थे बनाने के लिए ब्रॉन्ज को। कई सारे स्पाइसेस वगैरह फूड के लिए, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए वो वॉर हॉर्सेस वगैरह वो भी इंपोर्ट करती थी, और लग्जरी आइटम जैसे कि आइवरी वगैरह को भी करती थी। सिल्वर का इंपोर्ट, गोल्ड का इंपोर्ट इंडिया में ये इंक्रीज हुआ है 17th सेंचुरी में। डच ने यहाँ पे स्टैब्लिश करा खुद को मसूलीपट्टनम में, ऑब्टेनिंग अ फरमान फ्रॉम द रूलर ऑफ गोलकोंडा इन 1606। इन्होंने स्टैब्लिश करा खुद को स्पाइस आइलैंड, जावा और सुमत्रा में भी, सो दैट बाय 1610 इन्होंने प्री डोमिनेट कर लिया स्पाइस का ट्रेड, जैसा कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरी सीरीज देखिए उसमें सब लिखा है। डच जो है वो ओरिजिनली आए थे कोस्ट ऑफ सेक ऑफ स्पाइस ट्रेड के लिए, बट ये क्विकली जो है इन्होंने रियलाइज करा कि स्पाइसेस जो है वो आप पा सकते हो इजीली अगर आप इंडियन टेक्सटाइल के एक्सचेंज में ले लो तो, ठीक है।
क्लोथ प्रोड्यूस होता था कोरोमंडल कोस्ट पे, काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल था साउथ ईस्ट एशिया में, एंड साथ ही साथ बहुत सस्ता भी था। 1622 में इंग्लिश में पर्शियन फोर्सेस की हेल्प से ऑर्मूज को कैप्चर कर लिया, और पोर्टुगीज का बेस था एट द हेड ऑफ द पर्शियन गल्फ। इंग्लिश ट्रेडर्स जिस बात जानते थे कि दोनों ही डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट जो है वो बेटर है, बढ़िया है, और साथ ही साथ इंडियंस जो है वो भी चाहते हैं वर्क करना एट अ लोअर प्रॉफिट, मतलब 10 से 15% के प्रॉफिट वो काम कर देंगे, और 40 से 50% प्रॉफिट जो है वो डच लेते हैं, इससे अच्छा इंडियन से कर लो। इंडिगो सबसे ज्यादा सूटेबल था, है ना, वो ये था फॉर दैट प्रोड्यूस एट सरखेज इन गुजरात, है ना, इंडिगो जो कि सबसे ज्यादा सूटेबल था वो प्रोड्यूस होता था सरखेज में गुजरात में, और बयाना में नियर आगरा। जल्द ही इंग्लिश ने डेवलप कर दिया एक्सपोर्ट इंडियन टेक्सटाइल का, जिसे हम लोग कैलिकॉस बोलने लगे, है ना, टू यूरोप, टेक्सटाइल को कैलिकॉस। 1640 तक एक्सपोर्ट जो कि क्लॉथ का था फ्रॉम कोरोमंडल, है ना, इक्वल्ड दैट फ्रॉम गुजरात, एंड बाय 1660 इट वाज 3 टाइम्स दैट फ्रॉम गुजरात, मसूलीपट्टनम एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ना, विच लेटर डेवलप इनटू मद्रास, ये काफी चीफ पोर्ट्स हुआ करते थे ट्रेड के। डच ने ज्वाइन करा इंग्लिश को उनके नए वेंचर में, एक्सपोर्ट करा दोनों ही कैलिको को, इंडिगो को फ्रॉम द कोरोमंडल। और 1650 तक क्या हुआ कि इंग्लिश ने अपने सेटअप करा, अपना खुद का सेटअप कर लिया हुगली में और बैलासोर में उड़ीसा में, और एक्सपोर्ट करा वहां से रॉ सिल्क, शुगर को भी इन एडिशन टू टेक्सटाइल, और दूसरे आइटम जो कि डेवलप करे गए वो थे एक्सपोर्ट ऑफ सॉल्ट पेट्री, जिसमें आपका सप्लीमेंटेड यूरोपियन सोर्सेज फॉर गन पाउडर। इट वॉज ऑल्सो यूज एज बैलेंस फॉर शिप्स गोइंग टू यूरोप, और बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट पेट्री वो जो है आपको बिहार में मिलता। एक नया आइटम ट्रेड का वो था कॉफी, ये आपका यमन में प्रोड्यूस होती थी, साउदर्न अरेबिया में। लाहौर और मुल्तान मेजर सेंटर्स थे इंडियन ओवरलैंड ट्रेड के, यहाँ पे कई सारी कॉलोनी थी इंडियन ट्रेडर्स की, बकू पे, अश्तरखान में एट द माउथ ऑफ रिवर वोल्गा, जो ट्रेड करती थी मॉस्को तक के रहे, है ना, रशिया में। यहाँ पे जो है कॉलोनीज थी इंडियन ट्रेडर्स की एट यारकंद एंड कोतान, मतलब मॉडर्न जो आपकी सिंकियांग है, जो हेल्प करती थी ट्रेड में फ्रॉम पंजाब वायर कश्मीर एंड लद्दाख टू चाइना। इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया से बढ़ी, जो इन्फ्लक्स था सिल्वर का और गोल्ड का कंट्री में वो ये धीरे और भी तेजी से बढ़ने लगा। रिजल्ट के तौर पर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए। यूरोपियन नेशंस ने सर्च करा ऑल्टरनेटिव के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए गोल्ड को और सिल्वर को इंडिया में। एक मेथड ये था इंटर करने के लिए एशियन ट्रेड नेटवर्क को, कैसे कर सकते थे इंटर, बाय trying to monopolize the spice trade and trying to capture the Indian trade in textiles। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने कीमती व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करें और वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कहीं भी फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे एड, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस, टेक केयर।